नमस्कार, संसद टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंबरा। बीते दिनों बुधवार को साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई। आइए पुस्तकों की दुनिया में देखते हैं इसी पर आधारित एक रिपोर्ट। भारतीय भाषाओं की साहित्यिक कृतियों के लिए बहुप्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए 21 भाषाओं की कृतियों के लिए पुरस्कारों की घोषणा 18 दिसंबर को की गई। इन पुरस्कारों में 8 कविता संग्रह और 3 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह और 3 निबंध, 3 साहित्यिक आलोचना, 1 नाटक और 1 शोध की शामिल है। और बंगला, डोगरी और उर्दू में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी। कुछ टेक्निकल वजह से हम लोग आज घोषणा नहीं कर पाया। और कविता संग्रह में समीर तंती असमिया और दिलीप जवेरी गुजराती, गगन गिल हिंदी, के जयकुमार मलयालम, हवोबम सत्यवती देवी मणिपुरी, पाल कौर पंजाबी, मुकुट मणिराज राजस्थानी, दीपक कुमार शर्मा संस्कृत इसमें इनको पुरस्कार विजेता है। और उपन्यास में अरण राजा बोडो और ईस्टर्न कीरे अंग्रेजी और सोहन कौल काश्मीरी। और इसी तरह कहानी संग्रह में पुरस्कार विजेता युवा बराल नेपाली और इंदुराज बलवानी सिंधी। और निबंध के लिए मुकेश थाली कोंकणी, महेंद्र मलंगिया मैथिली, वैष्णव चरण सामाल ओडिया। और उसी तरह साहित्यिक आलोचना केवी नारायण कन्नड़ा और सुधीर रसाल मराठी, पेनुगोंड लक्ष्मीनारायण तेलुगु, इन लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा। और नाटक में महेश्वर सोरेन संथाली और शोध में AR वेंकटाचलपति तमिल को दिया जाएगा। साहित्य अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बताया कि इन सभी साहित्यकारों को यह अवार्ड अगले वर्ष मार्च में प्रदान किया जाएगा। सभी पुरस्कार विजेताओं को साहित्य अकादमी के पुरस्कार 8 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित कमानी सभागार में दिया जाएगा। साहित्य अकादमी अध्यक्ष श्री माधव कौशिक के हाथों से इनको सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार राशि जो है 1 लाख रुपया और उसके साथ साथ प्लाक और शाल उनको दिया जाता है। ये सभी पुरस्कार 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर दिए गए हैं। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाई जा रही है। देश भर में इन्हें केंद्र में रखकर अनेक आयोजन किए जा रहे हैं, अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। NSD में इन्हीं के जीवन पर आधारित एक नाटक का मंचन किया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की सबसे ताकतवर और सफल महिलाओं में से एक लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के 300वें वर्ष पर देश भर में अनेक आयोजन हो रहे हैं। उन्हीं आयोजनों में से एक है पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर नाटक की प्रस्तुति। माँ, आप चिंता मत करिए, मैंने भी उन्हें ऐसा पत्र लिखा है कि वो होलकर राज्य में घुसने से पहले 10 बार सोचेंगे। ऐसा क्या लिख दिया? मैंने लिखा है, राघोबा हर हर महादेव। आप युद्ध के लिए आ रहे हैं तो आपका स्वागत है, हम भी तैयार हैं। मेरी पूरी औरतों की सेना आपसे लड़ने के लिए बेचैन है। पर याद रखना, अगर हम हार गए तो लोग कहेंगे कि औरतों को हराया है, और यदि हम जीत गए
तो पूरी दुनिया राघोबा पर थू थू करेगी कि राघोबा औरतों से हार गया। वाह अहिल्या वाह, तुम ना सिर्फ एक न्यायप्रिय शासक हो बल्कि वीरता और कूटनीति में भी सबसे आगे हो। मुझे तुम पर गर्व है। सतीश दवे द्वारा लिखित और लोकेंद्र त्रिवेदी द्वारा निर्देशित इस नाटक का मंचन 30 नवंबर को एनएसडी के सम्मुख हॉल में किया गया। अहिल्याबाई होलकर भारतवर्ष की एक महान शासिका थी। उन्हें उनकी न्यायप्रियता, कुशल प्रशासन और सनातन के पुनर्जागरण के लिए किए गए कार्यों के लिए जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी में हुआ था। पति और ससुर के निधन के बाद अहिल्याबाई ने 1767 में मालवा की गद्दी संभाली। अपने शासन के दौरान उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, जिससे उनके राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बना। नाटक का आयोजन उड़ान और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ने मिलकर किया था। आयोजन के मुख्य अतिथि थे वरिष्ठ नाटककार पद्मश्री डीपी सिन्हा। एनएसडी के निदेशक चित्रंजन त्रिपाठी विशिष्ट अतिथि थे। अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख भारत भूषण मुख्य वक्ता थे। ऐसी लंबी श्रृंखला है जो भारत में महिलाएं कितनी ताकतवर थी, कितनी विदुषी थी और सब प्रकार के कामों के अंदर वो अग्रणी थी, ये दिखाता है। ये झूठ हमको परोसा गया कि ये महिलाओं का सम्मान नहीं था। अब मैंने कहा कि अकेले अहिल्याबाई देवी अहिल्याबाई होलकर जी का उनको हम लोगों ने सुना, इंदौर के अंदर उनको पुण्य श्लोक कहते हैं। पुण्य श्लोक उसको बोला जाता है उस शासक को जिसके राज्य में कोई कर्जा नहीं है, कोई दुखी नहीं है। तो ऐसी पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर, इनका जीवन अगर हम जानेंगे तो हमको इन दोनों बातों का उत्तर मिल जाएगा कि मराठे कितने ताकतवर थे और महिलाओं का क्या स्थान था। तो जिनको आजकल बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं, ऐसी कास्ट के अंदर एक सामान्य परिवार के अंदर देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ। उनका कोई प्रारब्ध रहा होगा कि वहां पर एक बड़े सेनापति मल्हारराव होलकर जो इंदौर का शासन संभालते थे मराठों का, वो वहां से निकले और उन्होंने कहा ऐसी अद्भुत बेटी है, ये इतना सुंदर शिव का भजन गाती है, तो ये तो मेरे परिवार में आनी चाहिए। उन्होंने उनके पिताजी को बोला कि इसकी शादी मेरे पुत्र खंडेराव से कर दो। तो एक बड़े शासक के साथ में संबंध जुड़ रहा है, इनके पिताजी हर्ष तैयार हो गए। फिर वो उसके बाद में अपने ससुराल में आ गई। 8 साल की एक कन्या, उसको जो उनके ससुर थे मल्हारराव होलकर, उन्होंने पिता की तरह, गुरु की तरह, मेंटोर की तरह पाल पोस के बड़ा किया और हर काम सिखाया। उनको तीरंदाजी सिखाई, उनको तलवारबाजी सिखाई, उनको घुड़सवारी सिखाई, उनको शासन की सारी प्रक्रिया, टैक्स कैसे वसूल करेंगे, घोड़ों की कैसे आप हिफाजत करेंगे और बारूद कैसे उसका आप स्टोरेज करेंगे, कैसे आप सेनाओं का संचालन करेंगे, ये सब बातें उन्होंने उस छोटी सी बेटी को सिखाई। और इसका परिणाम ये हुआ कि वो सब प्रकार के कामों में निपुण हो गई। और लेकिन जैसा आदरणीय डीपी सिन्हा जी ने बताया है, बहुत कम उम्र के अंदर ही, अभी उसके जो 20s थे, 29 साल की उम्र में ही उसके पति का निधन हो गया, खंडेराव का। कुछ समय बाद, 10-12 साल के बाद में, ये उनके गुरु, उनके मेंटोर, उनके गाइड एंड फिलोसोफर, उनके ससुर मल्हारराव होलकर 1766 के अंदर ये भी चल बसे। इनकी बेटी का निधन हो गया, इनके दामाद का निधन हो गया, इनके बेटे का निधन हो गया। मतलब सब प्रकार की आफतें किसी पर पड़ सकती हैं, वो इन पर पड़ी। आसपास के राजाओं को लगा कि अच्छा मौका है, एक विधवा औरत है, इसको जीत लें। वो कहानी लंबी हो जाएगी राघोबा वाली। तो राघोबा आए, लेकिन इन्होंने कैसे कूटनीति से पेशवाओं को बोला कि ये एक महिला के ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, क्या पेशवाओं को ये शोभा देता है। अंत में राघोबा को माफ़ी मांग के वापस जाना पड़ा। इन्होंने, इनका जो शासन था, इनका इतनी सारी मुसीबतों के बावजूद भी इनका जो शासन था, इनका प्रशासन था, वो बहुत लोकप्रिय था। देवी अहिल्या के दिल में अपनी प्रजा के लिए काफी प्यार और दया थी। वे जब भी किसी को मुसीबत या तकलीफ में देखती थीं, तो उसे मदद करने के लिए
आगे कदम बढ़ाती थी। जय महादेव। जय दत्त दिगंबरा। क्यों बच्चों, ऐसे तलवारें लेकर क्यों खड़े हो? हम समझे थे कोई अनजान घुड़सवार हमारे गांव की ओर आ रहा है। तो क्या तुम इन तलवार लाठियों से लड़ते, उनसे मुकाबला करते? हाँ, हम डरते नहीं हैं। हाँ, हम डरते नहीं हैं। कोई हमारे गांव की तरफ आंख उठाकर तो देखे, उसकी एक एक आंख निकाल लेंगे। हाँ, एक एक आंख निकालेंगे। मातृभूमि पितृभूमि है तुझे प्रणाम। इसलिए लोग भी उन्हें काफी सम्मान और प्यार देते थे। राज सत्ता नहीं चाहिए मुझे, राज सत्ता नहीं चाहिए मुझे, कर्तव्यों की ये माला है, कर्तव्यों की ये माला है। संस्कार हमको प्यारा हमारा, संस्कार हमको प्यारा हमारा, यही कहा माता अहिल्या ने, यही कहा माता अहिल्या ने। सनसेट टीवी के कल्चरल राउंडअप इंद्रधनुषी संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। अंत में आपको छोड़े जाते हैं एक अनोखे हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम के इस रिपोर्ट के साथ, जिसकी हाल ही में 11वीं वर्षगांठ मनाई गई। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम ने 7 दिसंबर को अपनी 11वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर यहाँ 2 प्रदर्शनियां लगाई गई हैं, लाइट ईयर्स अहेड और प्रिंट्स ऑफ द डिवाइन। इन दोनों प्रदर्शनियों की अपनी अपनी खासियत है। This museum today, the Heritage Transport Museum, is celebrating its 11th anniversary. When we started 11 years back, we never envisaged that, the museum will be such a big success, both for youngsters as well as adults. We've come a long way, and I'd personally like to thank all the support that we have received from our visitors, partners in this museum. Heritage Transport Museum is the only transport museum in the country, and we have gained worldwide recognition for being one of the most innovative museums of the country. In fact, we've received the National Award also for being one of the most innovative tourism projects of the country. प्रिंट्स ऑफ द डिवाइन के माध्यम से राजा रवि वर्मा और MV धुरंधर द्वारा बनाए गए ओलियोग्राफ, लिथोग्राफिक प्लेट और पोस्टकार्ड के दुर्लभ संग्रह को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन राजा रवि वर्मा के वंशज और प्रसिद्ध संगीतकार राम वर्मा थम्पूरन और NGMA के पूर्व निदेशक राजीव लोचन ने किया। I'm very happy to inaugurate this wonderful oleograph exhibition. The artist Raja Ravi Verma, my great ancestor. So I feel his presence here. I told you in the opening speech, he is still living with us. Okay, and see, here Premji has arranged, collected some rare oleographs and postcards, not only of Ravi Verma and Dhurandhar, the disciple of Raja Ravi Verma, Dhurandhar. Dhurandhar's collection, Dhurandhar's creativity is also exhibited here, and this exhibition only for one day, and after this they are going to exhibit permanently here, and those who are visiting this entire heritage institution, they can see this Ravi Verma's collection also here. I'd like to go on record that I'm indeed delighted being here, and with all compliments to Tarun, who has envisaged this wonderful heritage museum, essentially of transport, but to also see that how much of space tradition and contemporaneity are both getting within that space. I think that is what is most creditable and acknowledgeable and appealable. Thank you. And also to realize that
an artist called Ravi Verma, whom that we have all grown up with, who's been part of our existence as far as modernity is concerned, or the interpretation of realism is concerned, is showcased with his oleographs and some of the original plates. Historical in nature, wonderfully executed, providing people a glimpse into their past that they have grown with without actually knowing what it was all about. Very true. Very true. And by the side is Vishal Dhar's exhibition, which speaks of, as I said, contemporaneity that we are all part of. And this is absolutely delighted to be here. I wish this exhibition and the museum great success, and I also hope that Tarun will continue to organize events of this nature and perhaps even travel this exhibition elsewhere. यह प्रदर्शनी प्रेम कंडवाल के द्वारा क्यूरेट की गई थी। प्रदर्शित कलाकृतियों में से अनेक कंडवाल के निजी संग्रह से ली गई हैं और पहली बार आम लोगों के लिए प्रदर्शित की गई हैं। This is the 11th year and we are doing an exhibition for Raja Ravi Verma on occasion of the anniversary of a museum. And we are displaying some of the rare and the rarest of artifacts from Raja Ravi Verma Press and MV Dhurandhar. And of course, these are the first time that somebody is showing the copper plates which has been used by Ravi Verma Press. And these are all my family heirlooms which has been collected over for the past 2-3 generations. So Tarun has played a very inspirational role inspire me to start this exhibition. This is the first time we are doing this exhibition, and you will see one of the rarest item like Dhurandhar's postcard story, which is on the alcoholism and on the maid. Plus, you can see the difference between the Raja Ravi Verma style and the MV Dhurandhar style. Raja Ravi Verma, Samudra Manthan Lakshmi of Dhurandhar and Ravi Verma's Lakshmi is totally different. And they have a different style of working. In terms of Ravi Verma, was very well versed in terms of his epic knowledge, his knowledge on the Ramayana, Mahabharata. So he has played a very crucial role in terms of defining the Indian art legacy. And Dhurandhar, of course, has followed his footsteps. But Dhurandhar has done a structured studying of our arts, which has made him a very commercial viable. Ravi Verma established his own press, while Dhurandhar has used many presses to produce his different form of art. प्रिंट्स ऑफ द डिवाइन में प्रदर्शित रेयर कलेक्शन को दर्शकों ने भी काफी पसंद किया। सभी देखने वालों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जहाँ मैं खड़ी हूँ इस समय, सच में मानिए कि कला का स्वर्ग उतरा है। बहुत सारा मेरा अनुभव BBC लंदन का रहा, जब मैं बराबर म्यूज़ियम जाती रही 10 साल, और मैं वहाँ जो राजा रवि वर्मा और धुरंधर के लिथोग्राफ्स और प्रिंट्स थे, पोस्टकार्ड थे, उनकी एग्जीबिशन, उनका प्रिक्योरमेंट देखती थी तो बहुत दुख लगता था कि हिंदुस्तान में कुछ बचा है कि नहीं। आज इतनी खुशी हुई ये देख करके कि उन लिथोग्राफ से कुछ बेहद महत्वपूर्ण, बहुत मायने रखने वाले ख़ास किस्म के अपने कॉपर प्लेट्स और कॉपर लिथोग्राफ्स और आपके प्रिंट्स और पोस्ट कार्ड यहाँ मौजूद हैं। और कुछ ने तो मुझे बिल्कुल चौंका दिया। राजा रवि वर्मा ने कभी फिल्मों की पोस्टर प्रिंटिंग की ही नहीं थी, और आपको तो पता है कि हिंदुस्तान में भगवान का चेहरा दिखाने वाले वो इकलौते चित्रकार थे जिन्होंने एक भगवान की शक्ल बनाई कि ऐसे राम हो सकते हैं, ऐसी लक्ष्मी हो सकती है, ऐसी सरस्वती हो सकती हैं। इंदौरी बाई कनपुरिया की एक मन की जीत फिल्म आई थी 1944 में, जिसके गीत लिखे थे जोश मलिहाबादी ने और कृष्ण चंद्र ने। उसका एक फिल्म पोस्टर यहाँ देखा, देख के आंखें चौंक गई। तो जब कमर्शलाइजेशन होने लगा था राजा रवि वर्मा की प्रिंटिंग प्रेस का, उन दिनों में इकलौता फिल्म पोस्टर जो छपा वो भी यहाँ मौजूद है। जो पुराने कलेक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं उनको भी नहीं मालूम था रवि वर्मा के बारे में, जो कि प्रेम जी ने अपने माध्यम से बताया है यहाँ पे। और रवि वर्मा तो वो शख्स है
हिंदुस्तान का, जिसने कि हिंदू देवी देवताओं को चेहरे दिए हैं। पूरा ब्रह्मांड इन्होंने अपनी आर्ट में रच दिया है, जो कि हिंदुस्तान के लोगों को गर्व करना चाहिए कि जिस तरीके का हमारे आर्टिस्ट था। दूसरी प्रदर्शनी लाइट ईयर्स अहेड भी अनोखी कलाकृतियों से सजी हुई थी। इन कलाकृतियों को बनाने वाले कलाकार हैं विशाल के डार। यह प्रदर्शनी कल्पनाओं की बेहतरीन प्रस्तुति है। ये जो एग्जीबिशन आप देख रहे हैं हमारे जहां हम खड़े हैं, उसका नाम है लाइट ईयर्स अहेड। फ्यूचर हमने किसी ने नहीं देखा है, 100 साल आगे क्या होना है। तो ये एक आर्टिस्ट हैं, एमिनेंट आर्टिस्ट विशाल दर, जिन्होंने ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं द फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स। ये एग्ज़िबिशन हमारी 11वीं एनिवर्सरी पे लॉन्च करी गई है आज, और इसमें ये दिखाया जाता है कि क्या एक आर्टिस्ट जो है कितना अपने आप का क्या कहते हैं विजुलाइज करता है, या जो क्रिएट करता है या जो सोचता है वो क्या से क्या हो सकता है। इसमें साउंड्स हैं, कॉस्मिक साउंड्स हैं जो आप पीछे सुन रहे हो। इसमें ये स्कल्पचरल इंस्टॉलेशंस हैं जो बनी हुई हैं, 4 इंस्टॉलेशंस लगी हुई हैं यहाँ पर, और ये सारी इंस्टॉलेशंस ऑटोमोटिव पार्ट से बनी हैं। मतलब अगर आप इनको ध्यान से देखो तो या एक हेडलाइट है या टेल लाइट है गाड़ियों की, उनसे ये बनी है, और उनसे ये डिस्क्रिप्शन है कि फ्यूचर क्या होएगा हमारा। यह प्रदर्शनी गुड़गांव स्थित हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में लगाई गई है। यह म्यूजियम भारत में परिवहन की विरासत को सहेज कर रखे जाने के लिए प्रसिद्ध है। 7 दिसंबर 2013 को इस देश के पहले परिवहन संग्रहालय यानी ट्रांसपोर्ट म्यूजियम की शुरुआत की गई। भारत में यह पहला निजी संग्रहालय है जहां 3500 से अधिक क्यूरेटेड वस्तुएं प्रदर्शित हैं, जो भारत में परिवहन के इतिहास की शानदार कथा सुनाती हैं। 31 मार्च 2025 तक इस प्रदर्शनी का आनंद लिया जा सकता है।